हाँ, अब देखिए आज से क्लास 12th को स्टार्ट किया जा रहा है। हालांकि कुछ आप लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे, जो बच्चे कुछ ये समझ रहे थे कि हो सकता है क्लास 12th इस साल से स्टार्ट नहीं हो रहा हो, लेकिन मैंने आप लोगों को किया था, मैसेज किया था कि हाँ क्लास 12th को ही मैं जल्दी स्टार्ट करूँगा। और आज से जो आपकी टेक्स्ट बुक है, आपके पास दो बुक हैं, एक ये टेक्स्ट बुक है आपकी फ्लेमिंगो के नाम से, और एक आपके पास सप्लीमेंट्री बुक है। तो उसमें से सबसे पहले अपन इस टेक्स्ट बुक को ले रहे हैं। किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है और इस चैनल पर कितना कराया जाएगा, पहले उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो चैप्टर होगा, जो भी लेसन होगा या पोएम होगी, उसको रीड कराऊंगा, उसको आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद जो भी उसके क्वेश्चंस होंगे फिर उनको कराया जाएगा। जब आपको चैप्टर रीड कराया जाएगा तो उसकी जो वर्ड पावर है आपको इसी तरीके से इस पर लिखी मिलेगी। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। हालांकि वर्ड पावर को मैं दोनों में लिख रहा हूँ, जैसे ये इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग भी लिख रहा हूँ और उसका हिंदी मीनिंग है वो भी लिख रहा हूँ। हालांकि आप लोग ज़्यादातर कोशिश यही करें कि अगर कोई वर्ड समझ में ही नहीं आ रहा तब आप उसे हिंदी में देखने की कोशिश करें, अदरवाइज इंग्लिश टू इंग्लिश करेंगे तो आपका जो वर्ड मीनिंग है वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और मेरे ख्याल से आपकी जो वर्ड पावर है, जो नेक्स्ट क्लास में अगर आप कहीं जाते हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तब आपके पास एक अच्छी वर्ड पावर होगी। ठीक, दूसरा आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो चैनल पर आपको कहाँ देखना है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा समझ लें। एक क्लास 12th के नाम से आपको ओल्ड सिलेबस के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। आपको उस प्लेलिस्ट से कोई मतलब नहीं है। मैं आज ही आप लोगों के लिए एक नई प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। उस प्लेलिस्ट का नाम होगा क्लास 12th न्यू सिलेबस 2022। जो भी बच्चे NCERT की बुक्स को पढ़ रहे हैं, ये कंप्लीट सिलेबस उसमें आप लोगों के लिए ऐड किया जाएगा, तो उसको आप देख लें। दूसरा क्या होता है, जो भी आपके ग्रामर का सेक्शन होगा वो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। अभी उसमें आप लोगों के लिए बेसिक जो इंग्लिश ग्रामर है उसका एक फोल्डर है, तब तक आप चाहें तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर को आप उसमें से ठीक कर सकते हैं। चलिए अब देखिए आज जो आपका लेसन है, लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। तो ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो होता क्या है? फ्लेमिंगो एक तरीके की लाल कलर की एक चिड़िया मान सकते हैं, या जो आपकी टेक्स्ट बुक देख रहे हैं इस पे जो इस तरीके का जो हंस छपा हुआ है इसको भी फ्लेमिंगो के नाम से जानते हैं। ये फ्लेमिंगो का मतलब होता है। अब देखिए जो आपका फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट लेसन का नाम ही है द लास्ट लेसन, ऐसा नहीं है कि आपका लास्ट लेसन है। एक बार पेज नंबर 2 पर आ जाएं, और सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ऑथर के बारे में कुछ लिखा गया है, अबाउट द ऑथर करके लिखा है, तो पहले उसे समझ लेते हैं। इसको जो लिखने वाले हैं उनका नाम है अल्फोंसे डोडेट, और इनका जो जीवन काल है वो 1840 से लेकर के 1897 यानी 1840 में इनका जन्म हुआ था और 1897 में इनकी डेथ हुई थी। ये कौन है कि वॉज अ फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, कि ये फ्रेंच भाषा में नोवेल लिखने वाले हैं, उपन्यास लिखने वाले हैं और छोटी छोटी कहानियाँ लिखते हैं। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको प्रूशियन वॉर। और ये जो लेसन है इसके बारे में बताया कि ये लेसन इज सेट। सेट का मतलब इस लेसन को लिखा गया है, इस लेसन को व्यवस्थित किया गया है इन द डेज, उन दिनों पर, ऑफ द फ्रेंको प्रूशियन वॉर, जिन दिनों में फ्रांस और प्रूशिया में वॉर हुआ था, फ्रांस और प्रूशिया में युद्ध हुआ था। और ये बात है 1870 से लेकर के 1871 के बीच में, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड। और इस युद्ध में फ्रांस को पराजय मिली थी, फ्रांस हार गया था। अब यहाँ देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, जब मैं कोई भी लेसन आपको पढ़ाऊंगा तो उस लेसन में जहाँ भी ग्रामर के कुछ पॉइंट आएंगे, अगर उन्हें वहाँ के वहीं आप क्लियर करते चलेंगे तो इससे जो ग्रामर स्ट्रांग होती है वो पढ़ने से नहीं होती। क्योंकि अमूमन हम लोग क्या करते हैं कि ग्रामर को एक पोर्शन मान करके अलग पढ़ते हैं और जहाँ इसकी ज़रूरत होती है वहाँ इसका उपयोग नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए उसने क्या कहा है कि इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड, कि इसमें फ्रांस जो है वो वॉज डिफीटेड आया है। अब वॉज डिफीटेड क्या है यहाँ, इसको आपको समझना है कि अगर ये वॉज वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता तो ऐसी स्थिति में तो पास्ट कंटिन्यूअस में V4 आता है, यानी वर्ब में ING आती है। तो इससे हमें ये तो समझ में आ रहा है कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वॉज वर्ब के संग आया है तो वॉज वर्ब के संग दो ही तरीके से आ सकती है, या तो वॉज वर्ब के साथ आप ING फॉर्म यूज कर सकते हैं,
जो पास्ट का कंटिन्यूअस हो जाएगा। या दूसरा वॉज वर कहाँ यूज होता है, जब पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो वॉज वर प्लस V3 में बनाया जाता है। तो यहाँ हमें समझ में आ गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। अब जब आप इसकी हिंदी करेंगे तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, और जो लोग इसी साल यहाँ स्टार्ट हुए वो एक बार देख लें कि जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जिसका पैसिव वॉइस होता है आप उसमें क्या करें, जा लगा दें। जैसे ये पैसिव वॉइस किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान आप लोगों ने क्या पढ़ी थी हिंदी में, कि ता था, ती थी, ते थे। आप क्या करें, जाता था लगा दें या गया लगा दें। जैसे यहाँ आया है कि फ्रांस वाज डिफीटेड, तो यहाँ क्या हो गया कि फ्रांस को हराया गया। इससे हमें यह समझ में आता है कि काम किसके लिए किया गया और ठीक से अर्थ समझ पाते हैं। ये नहीं कि फ्रांस ने हराया, तो कुछ लोग गलत अर्थ कर देते हैं कि फ्रांस ने हराया, लेकिन ये हमें किससे पता लग रहा है कि ये जो वॉज डिफीटेड है इससे हमें पता लग गया है कि फ्रांस को हराया गया। तो फ्रांस वाज डिफीटेड बाई प्रूसिया, प्रूसिया के द्वारा हराया गया बाई बिस्मार्क। और प्रूसिया जो था लेड बाई बिस्मार्क, इसको बिस्मार्क नाम का कोई आदमी उस समय लीड कर रहा था, यानी उसका नेतृत्व कर रहा था। प्रूसिया देन कंसिस्टेड ऑफ, अब कंसिस्ट जो वर्ड है उसके लिए मैंने आपको वर्ड मीनिंग यहाँ लिखा है। कंसिस्ट का मतलब होता है बी कंपोज्ड, और बी कंपोज्ड भी अगर ठीक नहीं लगे तो मेड अप, बना होना। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंसिस्टेड का मीनिंग क्या है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा बी कंपोज्ड, तो उसका भी सिंपल मेड अप लिखा है वो समझ में आ रहा होगा, नहीं तो बना होना एक बार देख ले। लेकिन हाँ, कंसिस्टेड ऑफ मीनिंग क्या है, तो मेड अप या कम से कम बी कंपोज्ड, इनमें से एक याद करें। ठीक है, तो देखिए कि प्रूसिया देन कंसिस्टेड ऑफ, कि प्रूसिया उस समय का जो प्रूसिया था वो बना हुआ था, किन किन से मिलके बना था, ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, जो आज के जर्मनी है, पोलैंड है, एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, कि जर्मनी पोलैंड, जो आज के जर्मनी पोलैंड और ऑस्ट्रिया है उनसे मिलकर के उस टाइम पर प्रूसिया बना हुआ था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्जैस, फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे उस समय, अल्जैस एंड लॉरेन, ये दो जिले हुआ करते थे फ्रांस के, हैव पास्ड इनटू प्रूसियन हैंड्स, और ये दोनों के दोनों जिले थे उन पे फ्रांस का प्रूसिया का कब्जा हो गया था। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट्स दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, कि इस कहानी का स्कूल के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये कहानी पढ़ करके आपको बताना है। वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई युद्ध होता है तो ऐसी स्थिति में न केवल स्कूल का जीवन बल्कि हर व्यक्ति का, सबका जीवन प्रभावित होता है, लेकिन यहाँ विशेषकर आपको स्कूल के जीवन के बारे में, इस स्टोरी के बारे में बताया गया है। सबसे पहले यहाँ नीचे देखेंगे कि नोटिस दीज एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट, यहाँ कुछ वर्ड पावर दी हुई है, ये वर्ड मीनिंग है, मैंने वही सारे लिखे हुए हैं, लेकिन इन्हें अपन यहाँ एकदम से ना देख करके जो बीच बीच में आएंगे वहीं अपन इनको क्लियर करेंगे, जिससे वर्ड पावर आपकी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, और वहाँ उस जगह पर इसका क्या मतलब है वो भी आपको समझ में आएगा। अब एक बार स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो जो ऑथर है वो कहता है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, यानी मैंने स्कूल के लिए मैं रवाना हुआ, वेरी लेट, बहुत देरी से, दैट मॉर्निंग, उस सुबह। तो जिस सुबह की ये बात कर रहा है उस सुबह वो काफ़ी देर से स्कूल के लिए निकला। एंड वॉज इन ग्रेट रीड ऑफ स्कॉल्डिंग, ग्रेट रीड ऑफ, तो यहाँ देखिए इन ग्रेट रीड ऑफ का मीनिंग मैंने लिखा हुआ है फियरफुल, डरा हुआ होना, इन एंटीसिपेशन ऑफ समथिंग, तो कुछ आगे चल के ऐसा होने वाला है तो उससे लेकर के पहले से डरा हुआ हो जाना, किसी बात को लेकर के अनुमान लगा लेना और उससे डर जाना, तो उसके लिए आप लगाते हैं इन ग्रेट रीड ऑफ, अत्यधिक डर में। तो वहाँ क्या कह रहा है वो, एंड वॉज इन ग्रेट रीड ऑफ अ स्कॉल्डिंग, और एक डांटे जाने का मुझे बड़ा भय था, मुझ पे आगे चल के डांट पड़ेगी, इस बात का ऑथर को भय था। बिकॉज, क्योंकि, किस बात के लिए डांट पड़ेगी, तो वो देखिए आगे कि मिस्टर एम हेमल हैड सेड, अब एम हेमल कौन है यहाँ, जो ये ऑथर है उसके जो टीचर हैं वो है एम हेमल। तो किस बात के लिए उसे डर था कि बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट, क्योंकि एम हेमल यानी उसके टीचर ने उससे कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि एम हेमल उससे या पूरी क्लास से मान लें पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। अब पार्टिसिपल क्या होता है, ये ग्रामर का एक टॉपिक होता है, आप लोगों ने भी शायद पार्टिसिपल पढ़े होंगे। तो उससे एक दिन पहले टीचर ने उससे कहा होगा कि हम आपसे पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछेंगे, उसे तैयार करके लाना, और चूंकि इसे तैयारी नहीं थी इसलिए इसको डांटे जाने का भय था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे उसका पहला अक्षर भी नहीं पता था, यानी मैं पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे,
अब वो कहता है, यानी जो ऑथर है वो कहता है कि फॉर अ मोमेंट, कुछ देर के लिए, यानी एक पल के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, कि मैं भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और भाग करके पूरा दिन बाहर व्यतीत करूं। आउट ऑफ डोर्स का मतलब बाहर व्यतीत करूं। इट वाज सो वार्म, बाहर क्यों व्यतीत करूं? क्योंकि वो कहता है कि उसका उस दिन का जो दिन था वो काफी गर्म था। सो ब्राइट, धूप अच्छी खिली हुई थी। द वर्ड्स वर ट्रिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। अब यहाँ देखिए वर्ड आया वुड्स। वुड माने क्या होता है? लकड़ी। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई होगा, वुड माने लकड़ी। लेकिन जब इसका प्लूरल हो जाता है, सामान्य अवस्था में वुड का प्लूरल नहीं होता, लेकिन जब वुड का प्लूरल हो जाता है तो इसका मीनिंग बदल जाता है और जंगल हो जाता है। तो वो क्या कहता है कि द वर्ड्स वर चिरपिंग, पक्षी चहचहा रहे थे, एट द एज, एज का मतलब क्या होता है? किनारे पर। अब यहाँ जंगल के किनारे पर, इसका मतलब जंगल के बाहर, एट द एज ऑफ द वुड्स, एंड इन द ओपन फील्ड बैक, बैक किसका? ऑफ द सॉमिल। अब यहां मैंने सॉमिल मीन्स लिखा भी है, यस, यहां देखिए लास्ट में लिखा है सॉमिल, अ फैक्ट्री वेयर ट्रीज आर कट अप, एक ऐसा कारखाना होता है जहां पेड़ों को, अब यहां भी देखिए ग्रामर का एक पॉइंट यहां भी समझने की करिए, मैंने लिखा है यहां ट्रीज आर, और फिर इसके बाद कट अप लिखा है। आप देख पा रहे होंगे आर के बाद मैंने V4 यूज नहीं किया। AMR तो आपको ठीक से पता ही होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता तो यहाँ कटिंग होना चाहिए था, जो मैंने नहीं लगाया। अब कटिंग नहीं लगाया तो ऐसी स्थिति में कट की तीनों फॉर्म क्या होती हैं? कट कट कट। तो ये थर्ड फॉर्म हो गई, क्योंकि सेकंड फॉर्म तो केवल पास्ट इंडेफिनिट में आती है, और थर्ड फॉर्म हो गई तो AMR प्लस V3 आता है। इसका मतलब ये पैसिव वॉइस हो गया, और पैसिव वॉइस किसका हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी क्या होती है? ताहे तीये ते। तो जब आप इसकी हिंदी करेंगे तो इसमें जा लगा देंगे। यानी आपको क्या करना है, जब आप हिंदी करें, हिंदी में जब आप पैसिव चेंज करें तो जिस टेंस का पैसिव वॉइस हो, हिंदी में आपने जो पहचान पढ़ी है, आप उसके पैसिव वॉइस में केवल जा लगा दें। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने पढ़ा है ताहे तीये ते है, तो आप इसके पैसिव वॉइस की हिंदी क्या करेंगे? जाता है, जाती है, जाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपने पढ़ा है रहा है, रही है, रहे है। जब इसके पैसिव वॉइस को बनाएंगे तो हिंदी में लास्ट में आप करेंगे जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट आपने पढ़ा है चुका है, चुकी है, चुके हैं। जब आप इसका पैसिव वॉइस करेंगे तो आप हिंदी क्या करेंगे? जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं। इस तरीके से जिस टेंस की भी आपने पहचान पढ़ी है, पैसिव वॉइस में उसमें केवल जा लगा दें। जैसे यहां कैसे आया है? अ फैक्ट्री वेयर ट्रीज आर कट अप, जहां पेड़ों को काटा जाता है। तो यहां हमने क्या कर दिया? ताहे तीये तीये में जा लगा दिया कि ये फैक्ट्री होती है वेयर ट्रीज आर कट अप, जहां पेड़ों को काटा जाता है इनटू पीसेस, टुकड़ों में, विद मशीन, मशीन के द्वारा। तो जहां मशीन के द्वारा पेड़ों को काटा जाता है, ऐसी फैक्ट्री को उन्होंने कहा है सॉमिल। आप इसे हिंदी में आरा मशीन भी कहते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से सॉमिल। आगे देखिए, एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले में, बैक पीछे, ऑफ द सॉमिल। तो किसके पीछे की बात कर रहा है कि एक वहां आरा मशीन लगी थी, उसके पीछे खुले में द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, जो प्रूशियन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे। अब ड्रिलिंग क्या होता है? ड्रिलिंग युद्ध का अभ्यास होता है। ठीक है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। अब टेम्पटिंग वर्ड को भी देखिए, मैंने शायद यहां लिखा है इसको भी, यस, टेम्पटिंग। टेम्पटिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब क्या हो गया? लुभावना। हाँ, तो आगे देखिए इसमें, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। अब टेम्पटिंग को देखिए, मैंने यहां लिखा है टेम्पटिंग का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब भी क्या हो गया? लुभावना, मन को अच्छा लगने वाला। तो वो क्या कह रहा है कि इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, यानी ये सब कुछ ज्यादा लुभावना था देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, कि जो पार्टिसिपल्स के रूल की बात होनी थी। यानी यहां वो कंपैरिजन कर रहा है दो बातों में, कि या तो मैं स्कूल जाऊं और जो मेरा टीचर है वो मुझसे पार्टिसिपल्स के रूल पूछेगा, मुझे आएंगे नहीं, मैं उनके बारे में कुछ जानता नहीं हूं, उसकी तुलना में तो ये सब कुछ जो उसे था वो ज्यादा अच्छा लगा। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट। स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, और रेसिस्ट का मतलब होता है विरोध करना। अब वो कहता है लेकिन मेरे अंदर विरोध करने की ताकत थी। विरोध किसका? खुद का। जैसे मुझे दो में से एक को चुनना था, या तो मैं स्कूल जाऊं, लेकिन स्कूल जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मेरे अंदर अपने आप को दबाने की, अपने आप से विरोध करने की ताकत थी।
एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी में स्कूल के लिए रवाना हो गया। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, और जब स्कूल को चलते चलते वो टाउन हॉल के पास से गुजरा, टाउन हॉल सभागार होता है, टाउन हॉल के पास से गुजरा, देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, देयर वॉज अ क्राउड, बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। अब जैसे आप लोग आजकल यूज करते हैं नोटिस बोर्ड, तो जो स्कूल में लगा रहता है वो नोटिस होता है, तो उसके लिए नोटिस बोर्ड हो गया। ऐसे ही जब समाचार कहीं लगाया जाता है तो उसे बुलेटिन बोर्ड कहते हैं। फॉर द लास्ट 2 years ऑल अवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, और वो जो जगह थी, ऑथर कहता है कि फॉर द लास्ट 2 year, पिछले 2 साल से, ऑल अवर बैड न्यूज, जितने भी हमारे दुखद समाचार होते थे, खराब समाचार होते थे, हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से आया करते थे। यानी बुलेटिन बोर्ड है तो सारे समाचार बुलेटिन बोर्ड पे ही लिखे जाएंगे। तो ऑथर क्या कह रहा है कि सारे खराब समाचार, क्योंकि युद्ध चल रहा था तो इसलिए सारे समाचार खराब ही आएंगे, तो इसलिए जो भी समाचार आते थे वो बुलेटिन बोर्ड से ही आते थे। द लॉस्ट बैटल, अब जैसे खराब समाचारों में वो कह रहा है जैसे हारे हुए युद्ध का समाचार। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट क्या, यहाँ ड्राफ्ट वर्ड यूज किया गया है, जो सेना में लोगों को भर्ती करने का जो सैनिक जो अधिकार होता है, कानूनी अधिकार, उसके लिए यहाँ वर्ड यूज किया गया है ड्राफ्ट। तो द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, और जो कमांडिंग ऑफिसर हुआ करते थे उनके जो भी आदेश होते थे वो भी उसी पे लिखे जाते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, खुद में, अपने अंदर, मैंने मन ही मन में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, और मैं रुका नहीं, चलते चलते में ही मैंने सोचा कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि आज जो इस पे लिखा है ये क्या नया मामला हो सकता है, यानी आज इस पे क्या नया समाचार लिख गया। तो वो केवल अनुमान लगा रहा था, जाकर के उसने पढ़ा नहीं। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, इसके बाद जितनी तेजी से मैं जा सकता था, जितनी जल्दी मैं निकल सकता था, मैं निकला। द ब्लैक स्मिथ वाक्टर, अब ब्लैक स्मिथ यानी लोहार, वाक्टर नाम का जो एक लोहार था, हु वॉज देयर, जो वहाँ पहले से खड़ा हुआ था, विथ हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस वर्ड का मतलब होता है अपनी भाषा में कहें तो चेला। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है कि समवन हु हैज एग्रीड, ऐसा कोई व्यक्ति जो सहमत हो जाता है, राजी हो जाता है, टू वर्क फॉर अ स्किल्ड पर्सन, कोई भी एक निपुण व्यक्ति होता है, उस निपुण व्यक्ति के लिए ये काम करने के लिए राजी हो जाता है, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, और एक विशेष समय के लिए, यानी ये व्यक्ति उसके यहाँ उतने समय तक काम करता है जितने समय में वो उसकी निपुणताएं सीख लेता है। तो हु वॉज देयर, जो वहाँ खड़ा था, विथ हिज अप्रेंटिस, रीडिंग द बुलेटिन, और वो उस बुलेटिन को पढ़ रहा था, यानी उसने वो समाचार पढ़ लिया था। कॉल्ड आफ्टर मी, और उसने जोर से मेरे पीछे से आवाज लगाई, डोंट गो सो फास्ट, और वो क्या कहता है कि इतनी तेजी से मत जाओ। बब जो वर्ड है वो सामान्य बोलचाल की भाषा में जो पुकारने का एक तरीका है। यहां देखिए बब मैंने लिखा है एन एग्रेसिव और रीड वे, लेकिन ये तरीका कुछ ऐसा है जैसे सामने वाले को आप इरिटेट कर रहे हैं, चिढ़ाते हुए जब बुला रहे हैं। तो एग्रेसिव और रीड वे एक गंदा तरीका होता है ऑफ एड्रेसिंग अ बॉय और मैन, किसी को भी संबोधित करने का। तो उसने उस लड़के को बब कहते हुए संबोधित किया और कहा कि यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी स्कूल पहुंचने के लिए तो तुम्हें बहुत सारा समय मिलेगा। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, अब ये जो ऑथर था उसको क्या लगा कि ये इस तरीके से कह रहा है, इसका मतलब ये मेरा मजाक बना रहा है, ये मुझसे मजाक कर रहा है। आई थॉट, मैंने सोचा कि ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वो मुझसे मजाक कर रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं पहुंच गया, रीच्ड पहुंच गया कहाँ, एम हेमल्स लिटिल गार्डन, एम हेमल का जो छोटा सा बगीचा था, यानी कुल मिलाकर के उसका जो टीचर था, उसके टीचर का जो स्कूल था, उस स्कूल के ठीक बाहर एक छोटा सा बगीचा भी था। तो वो दौड़ते हुए या जल्दी में वो एम हेमल का जो बगीचा था वहां पहुंच गया, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, हाँपते हुए। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, अब ये अभी की नहीं, इससे पहले की बात बता रहा है कि सामान्यतः जब स्कूल चलता था, इससे पहले, देयर वॉज अ ग्रेट बसल, काफी हलचल हुआ करती थी। अब यहाँ बसल के लिए देखिए मैंने वर्ड मीनिंग लिखा है अ ग्रेट बसल एंड एक्साइटेड, यानी जब आप ज़्यादा एक्साइटमेंट में रहते हैं, एक्साइटेड होते हैं। ऑफन नॉइजी एक्टिविटी, सामान्यतः आप इसे कह सकते हैं कि जब ज़्यादा शोरगुल का एक्टिविटी होता है उसके लिए आप यूज़ करते हैं अ ग्रेट बसल। तो वो कह रहा है कि जब पहले स्कूल चलता था, देयर वॉज अ ग्रेट बसल, काफ़ी बसल हलचल हुआ करता था, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे हम गली में खड़े होकर भी सुन सकते थे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, अब ये जो बसल था, ये जो हलचल थी वो काय की होती थी, तो होती थी द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क,
कि जो मेज़ें होती हैं तो बच्चे बैठ करके उन मेज़ों को जिनमें उनका जो सामान है वो रखा रहता है उन्हें खोलते हैं, बंद करते हैं, तो एक तो उनकी आवाज़ें होती हैं। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशन, यूनिशन का मतलब यहाँ देखिए क्या लिखा है, इन यूनिशन समथिंग हैपनिंग और बीइंग डन एट द सेम टाइम, तो जो कुछ एक टाइम में ही किया जाता है उसे आप यूनिशन कह के संबोधित करते हैं, एक स्वर में। हाँ, अगर आप हिंदी में चाहें तो लिख लेना एक स्वर में। तो लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, जो बच्चे एक साथ कुछ भी लेसन नहीं पढ़ते जिससे जोर जोर से आवाज़ होती है स्कूल में, तो डेस्क की आवाज़ आ रही है, बच्चों के एक साथ पढ़ने की आवाज़ें आती थी। वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, यानी बहुत तेज़ी से हम लोग क्या करते थे कि अपने हाथों को अपने कानों पर लगा लेते थे ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और टीचर का जो ग्रेट रूलर हुआ करता था, यानी एक बड़ा सा जो डंडा हुआ करता था, बड़ा सा जो पैमाना हुआ करता था, रैपिंग ऑन द टेबल, वो टेबल पे वो अक्सर खटखटाया करते थे, यानी इतनी सारी चीज़ों की आवाज़ें होती थी। अब रैप के लिए यहाँ मैंने लिखा है टू हिट अ हार्ड ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी हार्ड वस्तु को हिट करना, टकराना, और सरफेस सेवरल टाइम्स, किसी एक सरफेस पे सेवरल टाइम्स, जैसे टीचर करते नहीं इस तरीके से। क्विकली एंड लाइटली, जल्दी जल्दी लेकिन धीमे धीमे, जल्दी जल्दी का मतलब जल्दी जल्दी खटखटाते हैं लेकिन उस पर टकराहट ज़्यादा नहीं देते जिससे केवल उसकी आवाज़ हो, मेकिंग अ नॉइज, यानी कुल मिला के उसे टकराना कहेंगे। क्या देखिए, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग, और टीचर के पैमाने का या टीचर्स के डंडे का खटखटाना ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज के समय में या आज के दिन में ये बिल्कुल एकदम शांति है। यानी जो ऑथर है वो कह रहा है कि अमूमन जब हम लोग पहले स्कूल आते थे तो इतने टाइप का शोरगुल उसे सुनाई देता था, लेकिन आज जब वो आया है तो बिल्कुल शांति है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, काउंटेड ऑन का मतलब होता है भरोसा होना, और चूंकि ये पास्ट में तो मुझे भरोसा था। ऑन द कमोशन, कमोशन का मतलब होता है हल्ला गुल्ला। अब यहाँ देखिए दोनों मैंने वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं। सबसे पहले काउंटेड ऑन, वैसे तो काउंट माने आप लोगों ने गिनना देखा होगा, लेकिन यहाँ दूसरा मीनिंग भी है। काउंटेड ऑन का मतलब टू ट्रस्ट ऑन समबडी या समथिंग, किसी के ऊपर। देखिए एस बी जो लिखा मिलता है उसका मतलब समबडी है, और एस टी एच आपको जहाँ कहीं भी मेरे चैनल पे लिखा मिले तो उसका मतलब समथिंग होगा। तो वो क्या कह रहा है कि टू ट्रस्ट ऑन समबडी या समथिंग, किसका मतलब हो गया ये काउंट ऑन का। इसके बाद दूसरा वर्ड जो आया है कमोशन, कमोशन का मतलब होता है ग्रेट नॉइस, हल्ला गुल्ला। तो ऑथर क्या कह रहा है कि पहले जब मैं आता था तो बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला होता था, मुझे उस हल्ला गुल्ला पर भरोसा था, यानी उसे पूरा भरोसा था कि उसी टाइप का हल्ला गुल्ला उसे सुनने को मिलेगा। तो वो कह रहा है कि आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, और ये भरोसा इस बात पे था कि उस ज्यादा जो शोरगुल हो रहा होगा उसके चक्कर में मैं अपनी डेस्क तक पहुंच जाऊंगा बिना देखे। देखा होगा आप लोगों ने कि जब क्लास में काफी शोरगुल होता रहता है तो कोई जो बच्चा आता है तो उस टाइम पे वो अचानक से बैठ जाता है और टीचर की नजर नहीं पड़ती, क्योंकि पहले से ही शोर ज्यादा हो रहा होता है। तो वो भी ऐसा ही कुछ सोच रहा था कि हमारी क्लास में तो काफी शोरगुल होता है, मैं लेट पहुंचूंगा अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शोर में मैं कब अंदर चला जाऊंगा टीचर को पता भी नहीं चलेगा। बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन आज के दिन बात कुछ अलग लगी। आज क्या लगा, बट ऑफ कोर्स दैट डे, यानी जिस दिन वो गया उस दिन की बात करता है। एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट, सब कुछ इतना शांत था। एज संडे मॉर्निंग, जितना संडे मॉर्निंग को होता है, जितना कि रविवार की सुबह स्कूल में कोई नहीं आता, उस टाइप की शांति आज उसे देखने को मिली। थ्रू द विंडो, खिड़की में से, आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने अपने क्लासमेट्स को, क्लासमेट्स का मतलब होता है क्लास में साथ पढ़ने वाले, सही होगी, मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो पहले ही अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, और जो एम हेमल थे जो उसके टीचर थे वो वॉकिंग अप एंड डाउन, वो ऊपर नीचे हो रहे थे विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, जो उनका खतरनाक सा दिखने वाला जो डंडा था उसको लेकर के। अंडर हिज आर्म, अपनी बाह में दबाए हुए थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। अब यहाँ देखिए इसको भी समझिए, हैड टू, हालांकि मैंने अपनी जो ग्रामर वाले वीडियो उसमें कई बार बताया, जहाँ कहीं भी आपको हैज टू मिलता है, हैव टू मिलता है, तो इसका अर्थ आप हिंदी में करेंगे पढ़ता है, मजबूरी के लिए। और जहाँ कहीं भी आपको हैड टू मिले तो ये पास्ट हो जाएगा पढ़ा, पास्ट की मजबूरी के लिए। तो वो क्या कह रहा है कि आई हैड टू
ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। वैसे वो ये सोच रहा था कि शोरगोल हो रहा होगा, दरवाजा खुला होगा, मैं अंदर चला जाऊंगा, लेकिन उस दिन बड़ी शांति थी तो उसे जाके दरवाजा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और मुझे सभी के सामने अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड, और आप लोग इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि हाउ आई ब्लस्ड, मैं कितना शर्मिंदा हुआ। ब्लस्ड वैसे मैंने यहां लिखा होगा, हाँ। टू बिकम रेड इन द फेस स्पेशली बिकॉज यू आर एम्ब्रेस्ड और फील गिल्टी। तो जब आप अपने अंदर ही थोड़ा बुरा सा महसूस करते हैं, उस टाइप की जो फीलिंग होती है, उसके लिए लगा है आई ब्लस्ड। तो मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था।